क्या किया था, अंकिता भंडारी के नाम पे। पहली बात तो मैं किसी थर्ड बच्ची के नाम पे पैसा लेने वाली कोई नहीं होती। अपना क्यूआर लगाना, अपने पति का क्यूआर लगाना। चौपाटी में, जहाँ मेरी शॉप है चौपाटी में, वो आई गुंडों को लेके, ज्योति अधिकारी गुंडों को लेके आई। उस पे तो गुंडा एक्ट लगे हुए हैं। जिले का कप्तान कह रहा है कि गलत करा है उसने, तो गलत होगा, आपको मानना पड़ेगा। आपका घर जो है पौवा बेच के चल रहा है, तो क्या दिक्कत है एक्सेप्ट करने में? तो मैं इस चैनल से भी माध्यम से कहना चाहती हूँ, ज्योति मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए। तो इस पे हमने बोर्ड चोड़ करके आवाज उठाई, यहाँ भी हल्द्वानी में भी डंडे वंडे खाए पुलिस के। सड़क चौड़ीकरण चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो 50 साल पहले जो दुकानें देखिए, किसी चीज को तोड़ने को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है? अगर मुस्लिम को इतना दबाना है तो उनसे टैक्स मत लो, उनको बेदखल करो, फिर हिंदू मुस्लिम मत करिए सीएम साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिसेस सुनीता भट्ट जी मौजूद हैं। सुनीता जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सुनीता जी, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और हल्द्वानी में तो आपका काफी नाम है। चाहे कंट्रोवर्सी हो, चाहे वुमेन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, तो आप उसको सामने लेकर आती हैं, एक समाज सेविका के नाते भी। तो मैं थोड़ा सा आपसे आपकी इनिशियल जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत, बचपन कहाँ गुजरा और कैसे क्या रहा, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। जी, पापा मेरे थोड़े सर्विस में थे इस करके, तो पापा दिल्ली में मेरी जन्म हुआ। मैं पैदा वहीं हुई, सफदरजंग अस्पताल में। वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और वहीं पली बड़ी। फिर 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। देन उसके बाद मैं पिथौरागढ़ चली गई थी क्योंकि मेरी बुबू आमा बीमार हो गए थे। अच्छा। तो घर की बड़ी बेटी थी, तो नेटिव प्लेस आपका पिथौरागढ़ था? हाँ, पिथौरागढ़ है। तो घर की बड़ी बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है। बुबू आमा और मेरा ना बुड्ढों से बहुत लगाव है। अच्छा। हाँ, मुझे वो उस सर्कल में, वृद्ध लोगों के सर्कल में रहना, उनकी बातें सुनना बचपन से ही। आप कितने भाई बहन थे? हम 3 हैं। 3 भाई, 2 बहनें, 1 भाई है। अच्छा। तो जाने की जिम्मेदारी मिली, मैंने कहा ठीक है। फिर पिथौरागढ़ में ही मैंने कॉलेज किया, LSM से। पीजी भी मैंने वहीं किया। फिर मैं हल्द्वानी आई, हल्द्वानी में मैंने MBA किया। उसके बाद PhD यहीं से करी। मेरी सर्विस शुरू हुई, फिर ये 2011 में मैं जॉब में लग गई थी, गवर्नमेंट सर्विस में। हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया आपने? 2011 से फिर मैं कंटिन्यू करती। अभी मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, अब छोड़ के सोशल मीडिया शुरू किया है। सितंबर में छोड़ दिया था मैंने। तो सुनीता मैम, दिल्ली में born and brought up होना, एक मेट्रोपोलिटन सिटी में रहना, उसके बाद सडनली एक पिथौरागढ़ चले जाना, एक पहाड़ी एरिया में जहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण है, तो एडजस्ट करने में कुछ समय लगा होगा कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, लाइफ बहुत फास्ट है और वहाँ लाइफ बहुत स्लो है। तो एडजस्ट करने में, थोड़ा सा संतुलित करने में जीवन को थोड़ा सा समय लगा वहाँ पे? जी लगा, लेकिन मेरा लगाव बहुत था। मेरी बुबू आमा से बहुत लगाव था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना। जैसे भी वो दिल्ली आते थे, हम गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ आते थे, तो मेरा उनसे एक बहुत बड़ा अटैचमेंट था। मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। पापा ने एक बार बोला बेटा आपको जाना है, मैंने कहा ठीक है। मैंने वहीं से ग्रेजुएशन करना है, वहीं से। और मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही पिथौरागढ़ की। इवन मैं पिथौरागढ़ को बहुत मिस भी करती हूँ। अब नहीं जाना होता उतना, अब बुबू आमा रहे नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रहा। ओके, पैतृक संपत्ति है वहाँ? हाँ। ओके, तो हल्द्वानी फिर आपका, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, पिथौरागढ़ से आगे की पढ़ाई की, तो हल्द्वानी शादी के बाद आना हुआ या क्या? पहले ही आ गई थी मैं। अच्छा, शादी, हाँ, 2017 में मेरी शादी हुई। अच्छा, तो मैं सर्विस में 11 में आ गई थी। अच्छा, हाँ, जैसे मैंने शादी से पहले सर्विस लग गई थी? हाँ। तो किस विभाग, मतलब गवर्नमेंट? हाँ, स्वास्थ्य विभाग में। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग। मैं बहुत ज्यादा CMO ऑफिस में रही। मैं बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी रही। अच्छा, मैं बागेश्वर CMO ऑफिस रही। मैं CMO ऑफिस रुद्रपुर रही। मैं आयुर्वेदा ऑफिस रुद्रपुर रही। फिर CMO ऑफिस नैनीताल रही। बहुत लंबी ऐसे। ओहो, तो आपने 11-12 साल नौकरी की है। बहुत बढ़िया सुनीता जी, आप सही में हमारे पहाड़ की लड़कियों और औरतों के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा, ये फिर सरकारी नौकरी आपने की, फिर सडनली माइंड में कैसे आया कि नहीं यार अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है या सोशल मीडिया में आना, एक दिमाग में कैसे आया ये? देखिए, मैं हमेशा ना प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने ये सोचा एक जीवन है और मेरे कहीं ना कहीं पहले से ही विचार था कि मुझे बिजनेस करना है।
पहले से ही था जब मैं छोटी थी, लेकिन वो सर्विस जल्दी लग गई। अब मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, अब जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, बट दिमाग में था कि बैक माइंड था कि अब सर्विस छोड़ो, बिजनेस भी करना है, एक जीवन है, सारे एक्सपेरिमेंट इसी में करने हैं। अब आधा उम्र कट गई है सर्विस करते करते, अब मैंने कहा नहीं, अब बिजनेस को देना है। बिजनेस भी अभी मैंने ज्वेलरी का करा है साथ साथ में। हाँ, तो ये है कि प्रैक्टिकल रहना है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी मोटिवेशन है कि आपने 11 साल। अच्छा, मन में एक शंका आई कि यार ये गवर्नमेंट जॉब है, फिक्स सैलरी आ रही है, 30 तारीख को तनख्वाह आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना हो जाए, कोई भी महामारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल वो हो जाए, तब भी सरकारी नौकरी सेफ नौकरी है। प्राइवेट नौकरी थोड़ा सा वो रहती है। सरकारी नौकरी को छोड़ आपने वीआरएस लिया? हाँ, छोड़। आपने वीआरएस लिया कि वैसे छोटा? अच्छा, रिजाइन कर दिया। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि रिस्क लेने वाली बात है कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है 11 साल नौकरी करने के बाद। तो और मैं सारी जितनी भी पोस्ट मेरे को अभी तक मिली, जो जितने भी मुझे कर्तव्य मिले, मैंने अच्छी पोस्ट पे रही हूँ। प्रोग्राम ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अच्छी पोस्टों पे रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं रही हूँ कि नीचे बाबू वाली इस टाइप की पोस्ट नहीं, मुझे हमेशा सीएमओ द्वारा अच्छी इतनी हिम्मत। चलिए, मैं मान गया कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करना था और सरकारी नौकरी छोड़ना और उसके बाद अपना बिजनेस करना, इसके लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है एक मिडिल क्लास महिला को। तो आप ये हिम्मत कहाँ से है? हिम्मत पति ने दी, हस्बैंड ने दी। बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा मैं कर तो रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। अभी तक भी वो कहते हैं, आज मुझे दिल्ली जाना था प्रोटेस्ट में, और मुझे कल से ही पुलिस ने नजरबंद करके रखा हुआ था। अच्छा। जबकि सारी व्यवस्थाएं, गाड़ी से लेकर घोड़ा, सारी व्यवस्था हस्बैंड ने करके दे रखी थी। तो वो कभी मेरे को ना नहीं बोलते, वो उनका बहुत अच्छी चीज है। तो ये प्रोटेस्ट मतलब कुछ खास? हाँ, ऐसे प्रोटेस्ट में जाना था, वही एजुकेशन मिनिस्टर के लिए। अच्छा, रिजाइन देने के लिए, तो नहीं जा पाई क्योंकि एलआई वालों ने घेर दिया। ओके। दिया। तो ठीक है, सरकार के विरोध भी नहीं जा सकते हम, जबरदस्ती जाएंगे वो दिक्कत हो जाएगी कल के दिन। सुनीता मैम, आपने रिस्क लिया, जॉब छोड़ी, एंटरप्रेन्योरशिप में आ गई हैं आप अभी, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गई हैं आप। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हुई, फिर आपने ज्वेलरी का भी शुरू किया है। उसके बाद आपका राजनीतिक पहलू भी सामने आ रहा है, कई मुद्दे आप उठा रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो सडनली ये चेंज कैसे कि ये जो 3 अवतार 4 अवतार आपने ले लिए कि नहीं, जैसे होती है कि दुर्गा होती है कि भाई मैं 9 अवतार होते हैं माता के, तो वैसे ही आपने कि नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर भी बनूंगी, मैं एक समाज सेविका भी बनूंगी, मैं एक ज्वेलरी जो वो भी चल रहा है मेरा, और सोशल इन्फ्लुएंसर भी बनूंगी। तो ये सब चीजें, जो 3-4 चीजें आप साथ में लेके चल रही है, मैनेज कर ले रही हैं आप प्रॉपर्ली? मैंने जैसे आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे सारे अनुभव इसी जिंदगी में करने हैं। मुझे समाज में हो रहे गलत के खिलाफ भी बोलना है, चाहे सरकार के विरोध जाना पड़े, गलत है तो ये भी करना है। साथ में एक बिजनेस वुमेन भी हूँ मैं, मेरे को सेल्स पावर मेरी बहुत अच्छी है, तो वो चीज भी करना है मुझे। ओके। सब करना है, यही मतलब करना छोटी सी जिंदगी है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, छोटी सी जिंदगी है, ठीक है, नौकरी कर ली 10-15 साल, अब अपनी मन की चीज करें। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल आपकी पॉइंट पे एम्फसाइज करूंगा, और मैं लोगों को भी एक मैसेज दूंगा कि जो हम मेट्रोपोलिटन सिटीज में रह रहे हैं, अपने सपनों को मार के जी रहे हैं, अपने सपनों को मारिए मत। जैसे कि सुनीता भट्ट जैसी महिलाएं जो हैं, जो आगे चल के रिस्क ले रही हैं, हमारे उत्तराखंड की महिलाएं आगे चल के जो रिस्क ले रही हैं, ये एक इंस्पिरेशन है लोगों को, और लड़कियों को, औरतों को बाहर आना चाहिए। अपने लक्ष्य को पूरा करिए, अपने लक्ष्य पे टारगेट करिए, और अपना जो मन है वो आगे बढ़िए, करिए। आप फ्री हैंड हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड सपोर्टिव होने चाहिए, और क्या। मैम, अभी जो बीच में काफी मुद्दे उठे, ठीक है, आपका नाम काफी हाईलाइट हुआ। अब मुद्दे आपको पता ही है, मैं ज्यादा उस पर एम्फसाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि सुनीता भट्ट जो ये नाम है, ये पूरे उत्तराखंड में फेमस है, ठीक है, और ये जल्दी पूरे भारत में भी फेमस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या माजरा क्या था, क्या इश्यू हुआ था? देखिए, मेरी ना ये क्वालिटी मैं कहूँ बचपन से ही थी, मैं गलत देख नहीं सकती थी। घर में भी बोलना है तो धड़ाक से बोलना है, क्योंकि मैं पहली औलाद थी। मेरे माँ बाप ने स्वतंत्रता मुझे घर से ही मिली है, छोटे से ही मुझे स्वतंत्रता मिली है। हस्बैंड भी मेरे सपोर्टिव निकले और स्वतंत्र, और लाइफ में मैं जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। तो मैं देखती थी समाज में बहुत गलत हो रहा है,
और जब गलत हो रहा है तो आपका अंदर से तो लगता है ना यार बोलूं इसके खिलाफ, लेकिन कुछ बाधाएं थी मेरे अंदर, जैसे मैं नौकरी में थी, नहीं बोल पाती थी, है ना, वहां से लेटर, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ, वहां पे से नोटिस आ जाता था सामने से कि नहीं बोलना है, नहीं करना है। एक बार मेरा एसएसपी मैडम थी यहाँ पे, उनसे भी नौकरी में के चलते उनसे मेरी सामने सामने भिड़ंत हो गई थी। अच्छा। तो वो भी मैंने झेला, क्योंकि मैंने कुछ बोल दिया था और सामने अधिकारी बड़ा है और आपने कुछ बोल दिया तो एक्शन तो होता है, जबकि मैं गलत नहीं थी, लेकिन मेरे पे एक्शन हुआ। मैंने कहा तो पीड़ा हुई कि मैंने गलत क्या बोला, लेकिन फिर अधिकारी सीनियर है तो आप नौकरी में हो तो आपको दबना पड़ेगा। तो मैंने कहीं ना कहीं ये झेला हुआ है, मैंने नौकरी में बहुत झेला है, क्योंकि मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, हमेशा अपनी आवाज बुलंद करके बोलने वालों में से हुआ। तो एक केस हुआ, ये अंकिता भंडारी वाला केस हुआ और प्रोटेस्ट चला था, दोबारा वीआईपी का नाम खुलासा हो गया। तो जैसे अंकिता के उसमें आए, मैंने सोशल मीडिया शुरू कर दिया था नवंबर में, तो ये दिसंबर लास्ट में ये शुरू हो गया था अंकिता का दोबारा से। तो इस पे हमने बोर्ड चोड़ करके आवाज उठाई, यहाँ भी हल्द्वानी में भी डंडे वंडे खाए पुलिस के, हमने खूब आंदोलन किया। फिर बात आई देहरादून आंदोलन होने की, सीबीआई जांच के लिए। तो जिस आप इन्फ्लुएंसर का नाम ले रहे हैं उसके साथ मैं देहरादून जाती हूँ, मतलब साथ नहीं जाते हैं, वहां मिलते हैं हम लोग। अच्छा, वहां उनसे मुलाकात हुई? उन्होंने क्या किया था, अंकिता भंडारी के नाम पे, पहली बात तो मैं किसी थर्ड बच्ची के नाम पे, मरी हुई बच्ची के नाम पे पैसा लेने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं कौन हूँ, किसने अधिकार दिया मुझे? दूसरा, इंडिविजुअल रूप से अपना क्यूआर लगाना, अपने पति का क्यूआर लगाना, लोगों से दुनिया भर का धन इकट्ठा करना और उस धन को ना देना। आप ये सोचिए, रात के 3 में खुद एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी 7 साल की बच्ची है, मेरा उस बच्ची से तो कोई लेना देना नहीं था। अंकिता भंडारी मेरे को क्या, उसके माँ बाप ने तो नहीं बोला था कि आप उठ के देहरादून आओ, लेकिन एक आत्मसम्मान, एक लड़की के लिए, उत्तराखंड की बेटी के लिए, कि यार मैं इसके लिए करूंगी ना, कल मेरे भी बच्चे सेफ रहेंगे, हमारे भी रहेंगे, फ्यूचर हमने देखना है। बिल्कुल। तो 3 बजे रात को मैं उठ के यहाँ से देहरादून जाती हूँ, अपने सोती हुई बच्ची को छोड़ के जाती हूँ। देहरादून में पुलिस के डंडे खाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, बढ़िया से करके हम लोग आते हैं। तो मुझे किसी ने बोला कि उसने वो पैसे जो इकट्ठे करे थे वो दे दिए, और मुझे बाद में आता है कि नहीं दिए हैं। अब 1,67,000 में से 22,000 आप देते हो, वो भी इतना प्रेशर, हम लोगों ने इतना सोशल मीडिया प्रेशर डाला उसके ऊपर, तब जाके। तो ये बीच का जो पैसा है, आपने पहली बात तो खाया क्यों? ये जो, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा मैम, ये जो 1 लाख समथिंग के जो अमाउंट, 1,67,000 सामने से मुझे बताया कमल नाम का कोई, जोशी नाम का। मैं बोलने में, देखिए मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं बेधड़क बोलती हूँ। और सोशल मीडिया में लड़ाई इसी वजह से शुरू हुई है कि पहली बात तो आप मंगाने वाली कोई नहीं होती हो, फिर आपने मंगा लिया तो उसका पैसा लड़की का, उनके पेरेंट्स को सिर्फ 22,000 दिए गए। बस वो भी ऑनलाइन आके दुनिया भर का ड्रामा करके, वो बिना ड्रामे के भी आप पैसा दे सकते हो। और वो भी कैसे दिया गया कि इतना प्रेशर हमारे द्वारा डाला गया सोशल मीडिया से, 10 लोगों ने वीडियो बनाया तब जाके देंगे। और मुद्दा यहाँ तक नहीं है, और अगला जो है, दुनिया भर के उनके ऊपर केस लगे हुए हैं, दुनिया भर के वो जेल भी जा चुकी हैं, उसके बाद भी गलत कारनामे, गलत काम। देखिए मैं कह रही हूँ, आपको बोलिए सोशल, आप एक्टिवेट रहिए, लेकिन ये नहीं कि आप सोशल के नाम पे पैसा खाओ। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, सब रडार में आएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी पावर है, हम जनता है, हम सब देख रहे हैं। अच्छा, ये जो आप मैम का तो ज्योति अधिकारी, और वो शुरू होते होते फिर वो फैमिली में गई, बच्चे पे गई, फिर तो फैमिली, ये ज्योति अधिकारी जी को किसने अथॉरिटी दी कि आप उनके पेरेंट्स को आप ये अमाउंट दीजिए, आप अमाउंट उनके बिहाफ पे कलेक्ट करिए? उनको किसने अथॉरिटी दी? यही तो बात है, ये पता नहीं पुलिस वाले ये चीज रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं। उसने अपना क्यूआर लगाया, ये तो सोशल मीडिया में है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपना क्यूआर लगाया, फिर अपने क्यूआर में इतना अमाउंट आ चुका है कि बंद हो गया, तो अपने पति का लगाया, फिर दुनिया भर का धन इकट्ठा किया, फिर इतना, मतलब तुम्हारे अंदर की एक मरी हुई बच्ची के नाम पे तुम पैसा ले रही हो। और ये तो बहुत गलत चीज है कि आप जो बच्ची जा चुकी है, हमारी उत्तराखंड की बेटी जो है, उसके नाम पे आप पैसा वसूल रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं, और पूरे पैसे आप उनके पेरेंट्स को भी नहीं दे रहे। पहले तो कि आपको अधिकार नहीं है, किसने अधिकार दिया कि आप वो जो है आप मनी कलेक्ट करें उस बच्ची के? आप उस बच्ची के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, उसके लिए फाइट करिए। ये मनी मैटर तो आना नहीं चाहिए, तो ये मनी मैटर रहा बेसिकली। मनी मैटर यहीं से शुरू हुआ, हमने आवाज उठाई कि आपने क्यों लिया, फिर लिया तो दिया क्यों नहीं, और दिया भी तो प्रेशर करने के बाद उन्होंने वापस दिया।
दुनिया भर का ड्रामाबाजी करने के बाद सीधा सीधा मुद्दा था इसमें पब्लिसिटी लेना, है ना, और पब्लिसिटी लेना, बीच में गबन करना, और इस गबन के बारे में कोई किसी ने बोला कुछ नहीं। फिर मैटर रोना धोना उसका यही चलता है, मरना जाना, दुनिया भर की एक्टिंग करना, वो एक्टिंग ही होता है। जिसको मरना होता है ना सर, आपको भी पता है, वो बंद कमरे में आराम से मरता है, ये नहीं बोलता कि मेरे जो सुसाइड है उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मैं ये बोलूंगी बस लाइव सुसाइड कर रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर करो। जैसे अभी हाँ बीच में आपसे उनका काफी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला, आपने मीडिया में बोला कि नहीं मैं ये करने जा रही हूँ, मुझ पे लांछन लगाए गए, ऐसे ही ये किया गया है और मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो ये तो नहीं बोलना चाहिए उनको, ये गलत चीज है, ठीक है। और प्रशासन इस पे क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि ये हिम्मत बढ़ रही है। अभी देखिए आप दीक्षा पांडे वाले केस, है ना, क्योंकि हम जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है ना वो आप जान नहीं सकते हो। हमें देखिए औरतें इन्फ्लुएंस होती हैं, जो नया नया बच्चा है जो सोशल मीडिया क्रिएट करना चाहता है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। किस तरीके से हम पब्लिसिटी, हमें उनको ये नहीं बताना है कि ये चीज करके पब्लिसिटी मिलती है और फॉलोअर मिलते हैं। बिल्कुल गलत, ये मैसेज बहुत गलत जाता है, ये रॉन्ग वे में जा रहा है। ज्योति ने ऐसा किया, तब जाके दीक्षा ने भी तो वही कदम उठाया, अपने केस को हटाने के लिए, पुलिस की कार्रवाई कम करने के लिए, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पाने के लिए। ये गलत संदेश है, बहुत गलत, बहुत शेम है ये, शेम। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता भट्ट जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सुनीता भट्ट जी, जैसे आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर जो है आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, सही कह रही हैं आप। और क्योंकि हमारे तो हम 80s 90s के हैं, तो उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं। क्योंकि आजकल का जो बच्चा है जब पैदा होता है तो 2 साल बाद मोबाइल देने लग जाता है कि मेरे तो फेवरेट ये है, सोशल इन्फ्लुएंसर मेरा ये है, पापा उनसे मिलना है, सौरभ जोशी से मिलना है, पापा उनसे मिलना है। तो एक सोशल मीडिया का तो बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है और वही उसको हीरो मानने लगता है। और वही अगर ये चीज करेंगे, रॉन्ग वे में जाएंगे, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है और ये चीज नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो ये जो ज्योति अधिकारी जी ने, हम भी बोलेंगे कि ये बिल्कुल गलत किया। तो ये मामला ऐसा कैसे बढ़ गया कि आप लोगों को थाने जाना पड़ा? यही सब फिर गाली गलौज बदतमीजी उनके द्वारा हुई, मेरे द्वारा भी हुई, क्योंकि देखिए चुप वो भी नहीं रही तो मैं भी नहीं रही। तो इसी चक्कर में वो चौपाटी में, जहाँ मेरी शॉप है चौपाटी में, वो आई गुंडों को लेके, गुंडों को लेके आई। उस पे तो गुंडा एक्ट लगे हुए हैं, जितनों को लेके आई है सब पे एक्ट लगा रखे हैं मैंने। अच्छा। हाँ, सब पे धाराएं ठोकी हुई है। तो आई, एसएसपी का भी बयान आपने सुना होगा किस तरीके से वो मारने आई है। जिले का कप्तान कह रहा है कि गलत करा है उसने, तो गलत होगा, आपको मानना पड़ेगा। और जिस तरीके से उसकी लैंग्वेज है, व्यवहार है, बदतमीजी है, सहने लायक नहीं है। वो तो मैं सुनीता थी, मैंने वहां पे अपने आप को जितना काम रखा है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई गांव की या कोई और औरत होती तो वहां पे अपने आप को काम रखती, उसके बाल पकड़ के ना बढ़िया से धुलाई करती। लेकिन सामने वाली जो है पढ़ी लिखी, उसको मिल गई, थोड़ा सा नॉलेज वाली मिल गई। बिल्कुल। तो ये करके वो बच गई उसकी। सुनीता जी, इशू तो हमने भी देखा, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे लांछन लगाए गए, कंट्रोवर्सी काफी बढ़ गई। देखिए सर, हम इशू कुछ, मुझे आपसे 10 इशू हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये अधिकार नहीं है ना मैं गुंडे लेके आपको मारने जाऊं। कानून व्यवस्था किस लिए बनी है बताइए? कोर्ट कचहरी मुंह से बात हो रही है तो मुंह से बात करिए, मुंह से बात करिए। आप सोशल मीडिया तक ही रहिए ना। बिल्कुल। सोशल मीडिया फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्योंकि आप ये हरकतें आपने पहले से ही शुरू करके रखी है। बिल्कुल। आप सब पे चढ़ जाती हो, सब पे बदतमीजी दिखाती हो, ये आपको किसने राइट दिया? एक तरफ तो ज्योति अधिकारी जी बात करती हैं कि भैया शराब बंद होनी चाहिए, वो बीच में बीजेपी में भी शामिल हुई और पार्टी का नाम खराब किया उन्होंने। उसके बाद वो बोलते हैं कि शराब जो है बंद हो जाना चाहिए। मैंने सुना कि उनके हस्बैंड तो स्कूटी में ही शराब वराब बेचते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, ये पूरा हल्द्वानी में चर्चा है इस चीज की। जी। अब वो तो वीडियो वायरल हुई है। मैं तो नीरज भट्ट के टच में भी रही हूँ, इसमें मैंने बात करी है। देखिए इन लोगों की ना सर, मैं आपको बताऊं, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रैक्टिकल नहीं है ये लोग, ये बोलते कुछ है। आप अगर गरीब हो ना, अपने आप को गरीब बोलने में दिक्कत क्या है? हाँ, क्या दिक्कत है? आप बताइए, गरीब होना पाप नहीं है। आपका घर जो है पौवा बेच के चल रहा है तो क्या दिक्कत है एक्सेप्ट करने में? बट आपका घर ऐसी अवस्था में है और आप दिखा रहे हो दुनिया भर की चीजें। नहीं, आज सुनीता भट्ट है तो है, मैं सामने कहती हूँ, मैं बिजनेस छोटा करती हूँ तो करती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और ये आजकल की लेडीजों की खास करके समस्या है, आदमियों की सबकी समस्या है कि वो होते कुछ है और दिखाते कुछ है। वास्तविक बन के रहिए जीवन में।
बिल्कुल सुनीता भट्ट जी, आपने बिल्कुल सही अगर बात आप कही। वास्तविक बनेंगे ना, ढकेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा तक आसान हो जाएगी। है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये अब सुनीता जी, मैं इस पे आपको बोलना चाहूंगा कि जो आपने बात कही ना, बहुत प्रैक्टिकल बात कही, मगर ये चीज लोग नहीं समझ पाते। नहीं समझ। ये सामाजिक जो दायरा है ना, ये चीज नहीं समझ पाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब बॉम्बे में था तो मैं बहुत नामी गिरामी एक्टर है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो खुद बोलते थे कि अगर मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, अंजनी जी अगर मैं ऑटो से जाऊंगा तो डायरेक्टर मुझको देखेगा, मुझे सीट नहीं देगा बैठने के लिए, मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और वही मैंने उनको पैसे दिए पेट्रोल के, और वो गए उससे, कह रहे कि मैं अगर इस गाड़ी से जाऊंगा अपनी कार से, भले ही मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं जाऊंगा और वो डायरेक्टर मुझे सीट देगा बैठने के लिए। तो ये हम लोगों ने ही लिमिटेशन सेट कर रखी है कि अगर हम थोड़ा बहुत दिखावा नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। अगर आप ऑटो से जा रही हैं, आप खुद एक एग्जांपल ले मैं लीजिए। यहाँ पे आपको काटना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ अगर आपके अंदर ना नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है ना, जैसे सुनीता भट्ट के पास नॉलेज है, तो उसको दुनिया सुनेगी ही सुनेगी। बिल्कुल सही बात बोली। देर है अंधेर नहीं होगी। बट मैं वहां पर ढोकसलेबाजी करूंगी। अब वही ज्योति वाला केस आ गया ना, बवा बेच के घर चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दिखा रहे हो कुछ और, तो रम खान, लेकिन आ जाता है दुनिया के सामने, फिर आपकी जो बेइज्जती होती है। देखिए, प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है। और आप जहाँ पे हैं, आप दिखावा थोड़े दिन कर सकते हैं, थोड़े दिन दिखावा कर सकते हैं, और इसमें लोगों की मानसिकता का भी चेंज होना बहुत जरूरी है कि आप पैसे से ना तोले लोगों को, ठीक है, आप नॉलेज से तोले। जिसकी नॉलेज है आप उसको आगे बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दिखावा जो है ना, देखिए मैम, ये तो शुरू से चलता हुआ आया है। ये शोबिज जो है, जो आपका सोशल मीडिया जो फील्ड है, और ये शोबिज जो बिजनेस है, जो मीडिया का जो बिजनेस है, यहाँ दिखावा ही चलता है, ठीक है। तो बट मैं ये चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल, अब लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं कि लोग प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है। जो है हमारे पास, जो है, हम 2 रोटी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास स्कूटी है, हमारे पास कार नहीं है, नहीं है। तो इसका ज्ञान ना धीरे धीरे आता है, नॉलेज के साथ आता है, और अपने दिमाग को खोलने से आता है। संकुचित मानसिकता आप रखेंगे तो वहां पे ये नॉलेज नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए मैम, एक बार ज्योति अधिकारी जी ने झूठ बोल दिया कि ठीक है मेरे पास ये है वो है, मगर जो अगल बगल वाले हैं, जो रियलिटी जानते हैं, वो तो जानते हैं, ठीक है। तो अपने व्यक्तित्व जो आप हैं सो हैं, उसको बरकरार रखिए, और यही व्यक्तित्व आपको आगे सक्सेस दिलाएगा। गलत चीजों का, गलत झूठ बोल के सहारा लेना कि ऐसा है वैसा है, ये चीज गलत तरीके से। आपके चैनल पे ये कहना चाहती हूँ, उस बंदी के साथ आप मैं कह रही हूँ 5 मिनट बैठ के देखो, वो आपको मुख्यमंत्री की बेटी घोषित ना कर देना। मैं यही बैठी हूँ, बातें इतनी, मैं तो बैठी हूँ ना, मैंने सुना है उसको। अभी वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी बातों बातों में, तो ये नहीं, क्योंकि उसको ना ज्ञान की बहुत कमी है। उसको मैं इस चैनल से भी माध्यम से कहना चाहती हूँ, ज्योति, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए, आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करिए, जो ढर्री वाली मानसिकता है ना, उसको बंद करिए, और आगे बढ़ना है तो इस चीज पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। समाज में बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप गलत हो तो। लोग 10 तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आज का समाज जो है ना, बहुत परिवर्तित समाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब इनका नाम, ज्योति अधिकारी जी का नाम प्रचलन में आया, तो हम लोग को लगा कि ठीक है, बीजेपी में शामिल हुई। प्रताप बिस जी ने उनको ऑफिस में बुलाया, सम्मान दिया, तो हमको लगा नहीं, बहुत अच्छा है, चलो अच्छा हो रहा है, हमारी पहाड़ की औरतें आगे। देखिए, फिर बाद में निकला वो कुछ भी नहीं। बट जब बाद में ये सब चीजें हुई तो कंट्रोवर्सी हुई, तो हम लोग भी घबरा गए। मैंने कहा ये लगता है बीजेपी ने गलत डिसीजन ले लिया कि इनको पार्टी में शामिल करके, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि भी खराब। नहीं, आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगी, उनको बीजेपी में शामिल किया ही नहीं गया कभी। ये सारा सर झूठ है। अच्छा। एक्चुअल में ना एक इनकी स्कीम चल रही थी बीजेपी की, उसको प्रमोट किया था इसने। अच्छा। हाँ, ये इसीलिए उसको ऑफिस में बुलाया था। और आपके भी मैं ऑफिस में आऊंगी तो आप भी थोड़ा सा सम्मान करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। महिला होने के नाते, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो वो सम्मान को उसने ऐसा बड़ा चढ़ा के कर दिया कि बीजेपी वालों ने मुझे ले लिया, मुझे कर दिया। कोई झूठ बड़ा चढ़ा के उसकी हाइप क्रिएट कर दी। बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी नेता से पूछेंगे, बीजेपी कार्यालय जाएंगे, मैंने तो पूछा है ना, उनको कोई बीजेपी में शामिल नहीं किया। इवन जो ये यूकेडी वालों ने, उन्होंने खाली प्राथमिक सदस्यता इसलिए दी क्योंकि
थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी इसलिए, बाकी वो किसी भी दल में नहीं है। बिल्कुल सुनीता मैम। अच्छा सुनीता मैम, ये बताइए, देखिए आप तो बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, आप गवर्नमेंट विभाग में काम कर चुकी हैं। ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, तो इससे इनको क्या, इनके सब्सक्राइबर, इनके व्यूज, जो आजकल बोला जाता है कि भाई कंट्रोवर्सी करोगे तो वीडियो वायरल होगा, ठीक है, तो ये सही में ऐसा होता है कि जैसे ज्योति अधिकारी जी कर रही हैं कि भैया मेरे इन्फ्लुएंसर बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, तो ये वाकई में हो रहा है कि आजकल? इस बारे में मैं जानना चाहूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देके समझते हैं। यहाँ पे आप कोई हेल्थ कैंप लगाओ, नहीं आएंगे, और यहीं पे 4 लोगों को लड़ाई करवा लो, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, ये मानसिकता है। ये हम लोग ड्रामा हर कोई देखना चाहता है। बिल्कुल, ये देखिए आजकल लोग दूसरे कोई फैमिली में और लोग दूसरे घरों में झांकना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉगिंग बड़ी चल रही है आजकल कि लोग एक दूसरे के घरों की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, भले अपने घर में कुछ भी हो रहा हो। तो ये चीज थोड़ा सा हमारी मानसिकता भी चेंज हुई है मैम, ठीक है, हम लोग को भी चेंज होने की जरूरत है इसमें तो। अच्छा मैम, आप एक सामाजिक दायरा भी बढ़ा रही है, और किसी पार्टी में शामिल होने का इरादा है फ्यूचर में? जैसे जिस तरीके से आप समाज सेवा कर रही हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक राजनीति पार्टी प्लेटफॉर्म होता है कि नहीं, यहाँ से थोड़ी हमें पावर भी मिलेगी, हम समाज के लिए और भी कुछ कर सकते हैं, तो आप कुछ पार्टी में शामिल होना चाह रही हैं? मेरा पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। कोई राजनीति पार्टी में? मैं जितना मुख्यमंत्री धामी को पसंद करती हूँ उतना राहुल गांधी को भी पसंद करती हूँ, लेकिन इनकी जो कार्रवाई है, इनकी नीतियों के खिलाफ मैं हमेशा बोलती रहूंगी। देखिए पुष्कर सिंह धामी मेरे भी सीएम है, जितने सीएम आपके हैं उतने सीएम मेरे हैं, लेकिन उनके डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं, मैं उसका विरोध करूंगी, सीएम धामी का कभी विरोध नहीं करूंगी। आप चीज को समझिए, क्योंकि वो मेरे मुख्यमंत्री है ना, मैं तो उनको वैसी रिस्पेक्ट। क्या आपको लगता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला? नहीं मिला है, अभी पूरी तरीके से नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से बातें आपको लगता है सीएम धामी जी ने जो सीबीआई इंक्वायरी बैठाई वो काफी लेट बैठाई है और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ है, और ये चीजों को पारदर्शी करना चाहिए सरकार को। अगर हो रहा है तो एक उनका सोशल मीडिया हैंडल ये बताए कि कहाँ तक कार्रवाई पहुंची, क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत चीजों को हाइड रख रहे हैं, वो चीज गलत है। आपको कुछ सी पे कार्रवाई करनी है, सो पारदर्शी करिए ना, दिक्कत क्या है उसमें? आपको तो जनता सपोर्ट ही करेगी। जो ये हाइड करने की चीजें हैं, बुलडोजर लेके चलाने की चीजें हैं, ये क्यों हुआ, ये आके प्रेस करिए, आप बताइए लोगों को, तब तो लोग भी सबको सपोर्ट करेंगे ना। आप हर चीज हाइड करके रखते हैं, पारदर्शी नहीं करते हैं, तो वहां पे दिक्कत होती है। ये हल्द्वानी जो 10 साल पहले था, उस 10 साल पहले से अभी बताइए, आप मुझे खुद से आंसर दीजिए कि हल्द्वानी में विकास के नाम पे हुआ क्या है? कौन सा ऐसा नया भवन खुल गया, कौन से ऐसे नए रास्ते बन गए, कौन सा ऐसा विकास हुआ है जिसे हम गर्व से कह सके कि हाँ ये बीजेपी ने किया है? कुछ नहीं। एक सोशल मीडिया सेल बना रखा है, वो भी अपने नाम का, अपनी मर्जी से हर दूसरे दिन नेता चेंज करते हैं कि ये भी इसका स्वाद ले ले, ये भी इसका स्वाद ले ले। सीधे यही हो रहा है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कुछ हो रहा है करके। अभी तक मैंने हल्द्वानी का विकास तो नहीं देखा है। मैम जैसे आपने बोला कि 10 साल में आपको लगा नहीं कि कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुई। आप मुझे बताइए ना, एक बात का आंसर दे दीजिए, क्या 10 साल में हल्द्वानी में नया क्या हुआ है? चाहे सरकारी योजनाओं में देख लीजिए आप, क्या भवन निर्माण किया है इन्होंने, क्या कौन सा अस्पताल इन्होंने नया तैयार करा है। जो सीएससी सेंटर है उनकी हालत देखिए जरा जाके, जितने भी बेस हॉस्पिटल, जितने भी ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तहत है, कहाँ कौन सा नया हॉस्पिटल खुला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खुला है? जो मेडिकल कॉलेज है उसकी भी दुर्दशा आप जाके देखिए, और डाउन चला गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए डेवलपमेंट जो है कर रही है ग्रेजुअली। अब रानी बाग में एम्स के लिए पहले बात हुई थी, तो रानी बाग में शायद वो अथॉरिटी ने दिया नहीं, तो इन्होंने किच्छा बाईपास पे एम्स बन रहा है। आई होप कि वो 1-2 साल में चालू हो जाए। तो ये एम्स हॉस्पिटल है, बाकी मुझे लगता नहीं कि। आप मुझे खुद से बताइए कि क्या नया क्या हुआ? वो तो पहले से ही हो रहा था, तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। मुझे भी जो सड़कों की हालत है और खराब कर दी है। अब सड़क चौड़ीकरण चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो 50 साल पहले जो दुकानें देखिए, किसी चीज को तोड़ने को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जो बिल्डिंग थी आपने तोड़ के उसको आधा कर दिया, वो डेवलपमेंट कहाँ हुआ? कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रोड चौड़ीकरण चौड़ी हुआ वो, उससे और लोग परेशान हुए हैं, जो भी हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्या है? नया क्या किया आपने? आपने कोई ब्रिज बनाया होता, वो नया होता। बिल्कुल सुनीता जी, जैसे कि आपको लगा कि 10 सालों में हमारे पहाड़ के जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनका पलायन हुआ है। आप सर परसों यहाँ पे क्या था वो, जो ये बच्चों का एग्जाम होता है सैनिक, हाँ जी।
मैं देख रही थी बच्चे यहाँ क्वींस के पास खड़े थे और कैसे ना वहाँ पानी की व्यवस्था है। आप एक एग्जाम सेंटर पे पानी की व्यवस्था तो करो, सिर्फ पैसे पैसे लूटना, एग्जाम फीस के नाम पे दुनिया भर का लूटना, एडमिट कार्ड के नाम पे दुनिया भर का लूटना। मैं देख रही थी पहाड़ से यहाँ बच्चे आए थे, है ना, एग्जाम देने, और किस तरीके से वो हालत थी उनकी। गर्मी में बाहर पे बैठे थे ना, उनके ऊपर टेंट लगवा दो, कितना खर्चा आता है। हम भी यही देख, यहाँ पे भी सेंटर लगता है तो हमने देखे हैं बच्चे ITI में, तो वहां भी बच्चे काफी परेशान। आपने ये एग्जाम सेंटर के, मैं स्पेशली गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे जिला नैनीताल के अधिकारी हैं, मैं उनसे कहता पता है आपको DM के पास कितना फंड होता है इन सब चीज कामों के लिए, लेकिन नहीं खर्च करना है। क्यों नहीं करना है? कोई पूछने वाला नहीं है। सोशल वेलफेयर में कितना पैसा है आप सोचिए ना। उस पैसे से बेचारे बच्चे पहाड़ से आ रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, एक टेंट लगा दो, प्याऊ की व्यवस्था कर दो, इतना करने में क्या जा रहा है बताइए। और ये फंड होता है DM के पास, कमिश्नर के पास ये फंड होता है। खर्च करने का गुदा नहीं है या खर्च करने की नीयत नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता क्या है, ये अधिकारी लोग जाने। लेकिन अधिकारी लोग भी बढ़ चढ़ के काम नहीं करते हैं। आप सोचिए ना, इतने सारे अस्पताल है। आप चलिए मेरे साथ निरीक्षण करने चलते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं है, मरीज आ रहा है, प्यासा मर रहा है, खुद से पी रहा है तो पी रहा है, बहुत बुरी हालत है। क्योंकि CMO एक्टिव होगा तभी तो और हॉस्पिटल होंगे, SSP एक्टिव होगा तभी तो जाके बिल्कुल न्याय मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपको 2 CMO में से एक CM चुनना हुआ तो आप किसे चुनेंगी, योगी जी या धामी जी को? देखिए, मैं योगी जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। धामी भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली ना, अभी CM साहब का एक बयान आया था, वो मेरा बयान भी काफी वायरल हुआ है। मैंने उनको कटाक्ष करके एक चीज बोला था कि नमाज जो है सड़कों में नहीं पढ़ने देंगे। आप सोचिए, मुस्लिम से आप टैक्स क्यों ले रहे हो? आप हमारे जो हिंदू मुस्लिम क्यों करना है? विकास की बात करिए ना। अगर हम हिंदू की त्योहार देखें, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे हम डांडिया हो, है ना, और मटका फोड़ने वाला हो, सब रोड पे ही होता है, घरों के अंदर तो होता नहीं है। ठीक है, अगर मुस्लिम को इतना दबाना है तो उनसे टैक्स मत लो, उनको बेदखल करो। फिर आप उनके आधे घंटे की नमाज होती है सर, जब वो रोड पे पढ़ते हैं। वो जानबूझ के रोड में नहीं आते मुस्लिम, वो जब फुल हो जाता है मस्जिद तब रोड पे आके वो पढ़ते हैं। क्या दिक्कत है? और आप एक मुखिया हो, राज्य के मुखिया हो, आप जितने हिंदू के CM हो ना, उतने मुस्लिम के भी CM हो, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हो वो मेन है। आप मुखिया होके ऐसे बयान बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। उनका तो दुख ही रहा है, हमारा भी दिल दुखता है कि हम कैसे CM को ऊपर हमने CM रखा हुआ है। बताइए, एक पढ़ी लिखी बात हम उनसे उम्मीद करते हैं, वो आपसे नहीं हो पा रही, तो हिंदू मुस्लिम मत करिए CM साहब। अरे कल देखा 1.5 करोड़ की इन्होंने स्मैक बेची, पकड़ी है जो SSP साहब के, आपने इंटरव्यू देखा होगा। 1.5 करोड़ का स्मैक कैसे आ रहा है, यहाँ तक कैसे पहुंचा आप ये सोचिए। यहाँ तक हल्द्वानी तक स्मैक पहुंचने का, वो भी 1.5 करोड़ का अगर इन्होंने पकड़ा है तो कम से कम 5 करोड़ का पहुंचा होगा, आधा पहुंचा होगा ना। जो इनके पकड़ा है तो वो तो आधा ही पकड़ा गया होगा। और हमारे पहाड़ का युवा सर बहुत परेशान हो चुका है, बहुत ज्यादा। देखिए, पहाड़ का युवा बहुत सीधा है और वो चाहता है कि भैया हम शांति से नौकरी करें, शांति से जिंदगी बिताएं, बट ये है कि अब माहौल पूरा थोड़ा सा खराब हो चुका है। अच्छा, ये आप एक चीज और बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और हमारे उत्तराखंड का, हल्द्वानी का डेवलपमेंट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अधिकारियों को एक्टिव करना पड़ेगा इनको, क्योंकि देखिए वहां से तो फंड आ गया, फंड आया DM के पास, लेकिन DM को भी तो एक्टिव होना पड़ेगा, सड़कों पे जाके देखना पड़ेगा ना। वो अपनी कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं। एक अधिकारी जो एक्टिव है यहाँ पे, दीपक रावत कमिश्नर, वो थोड़ा जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या सुनते हैं और तत्काल एक्शन लेते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। बाकी मैंने कभी कोई अधिकारी को नहीं देखा कि ऐसे जनता दरबार लगाना, उनकी समस्या सुनना, प्रैक्टिकल जाके वहां पे देखना, है ना। तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो आ गया फंड, अब यार जमीन पे कौन कार्रवाई करेगा उसकी? अधिकारी करेंगे ना। तो अधिकारियों को टाइट करना, कर क्यों नहीं पा रहे हो, कुछ आपकी भी कमियां होंगी। प्रॉपर नीचे लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। हर चीज के लिए सर फंड आता है, ऐसा नहीं ऊपर से ही वो नीचे तक नहीं पहुंचता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी कमी है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सुनीता जी, आने वाले टाइम में सुनीता भट्ट जी हल्द्वानी से या अपने आसपास के इलाके से
कभी चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं चुनाव के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ऐसे ही समाज के मुद्दे उठाऊंगी। हाँ, मैं अपनी एक कोई संगठन बना सकती हूँ, महिला संगठन बना सकती हूँ जिससे किसी पे प्रेशर दिया जा सके, लेकिन मैं चुनाव पे नहीं खड़ी हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है। इवन आपको मैं बताऊं, इस बीच मेरे पास बहुत ऑफर आया, बहुत ज्यादा ही ऑफर आया, लेकिन मेरे को क्योंकि चुनाव नजदीक है, यूकेडी वाले ने, कांग्रेस वालों ने मुझे बहुत टच करने की और प्रेशर ऊपर हस्बैंड से भी बात करी थी, लेकिन मैंने हस्बैंड को भी सीधा बोला कि मैं कभी समाज में एक पार्टी की बद के नहीं रहूंगी। आप क्या हो जाएगा, मैं बीजेपी में अभी चले जाती हूँ, तो मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा नहीं, मुझे गलत के खिलाफ बोलना है, स्वतंत्र रह के बोलना है। हाँ, मैं अपना कोई संगठन बना सकती हूँ तो बना सकती हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी पार्टी में नहीं। पार्टी में आप नहीं जाना चाहेंगे? अब मतलब आप ऐसे ही अपना संगठन बना के समाज सेवा। हाँ। और संगठन भी इसलिए क्योंकि प्रेशर देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप एक संगठन के साथ जाते हो ना, अधिकारी के सामने, वो सुनता है, वो सुनता है। सिंगल जाओगे नहीं सुनेगा, आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस करके अदरवाइज मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ठीक चल रहा है। आप सुनीता भट्ट जी, जैसे आप बोल रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में आपका ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है, ना पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है, आप एक संगठन बनाएंगी, तो ये संगठन जो है आपका, जो आप बनाएंगी फ्यूचर में, ये कहाँ कहाँ पब्लिक की मदद करेगा और क्या क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या रहेगा हमारी जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहाड़ के लिए काम करूंगी। पहाड़ में बहुत दुर्दशा है औरतों की। मैंने प्रैक्टिकली, जब मैं बागेश्वर में पोस्टेड थी सर, मैंने प्रैक्टिकली देखा है वहाँ की लेडीजों की ना कोई जिंदगी नहीं है, बहुत दुर्दशा है। कुछ परसेंट में 20% कह सकती हूँ अच्छी होंगी लेडीज जिनकी दुर्दशा प्लस है, लेकिन मैंने 80% महिलाओं का देखा है माइनस ही है वहाँ पे। जो उनके राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, जो हक हुकूम है उनके नहीं मिल रहे हैं। मुझे इस बेसिक लेवल पे काम करना है। मेरा संगठन अगर फ्यूचर में बनता है तो पहाड़ की महिलाओं पे, पहाड़ के जीवन शैली पे काम करना है, पहाड़ के बच्चों पे काम करना है, पहाड़ की जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, बच्चियां होती हैं। आप देखिए ना, हल्द्वानी आ जाती हैं लड़कियां, यहाँ आके उसको क्या सैलरी मिल रही है छोटी बच्चियों को, 5,000 10,000, कमरा ही 5,000 से स्टार्ट है। 8,000 में कोई सैलरी, आप मेरे को हायर कर रहे हो, 8,000 में हायर कर रहे हो, इस पे कोई बात ही नहीं करता। ये सोशल मुद्दे हैं, इस पे बात करना चाहिए। और मैं स्पेशली अधिकारियों से भी कहना चाहती हूँ कि जितना भी ये रोजगार विभाग है, इस पे बात करें, है ना। 8,000 आप सैलरी स्टार्ट करते हो, 5-8,000। पहाड़ से कोई बच्चा आया, हल्द्वानी में कमरा 5,000 मान लीजिए, सिंगल रूम सेट 4-5,000 मान लीजिए, और 5,000 का वो कमरा है, क्या खाएगा क्या लेगा, भावर में आ रहा है, उसके भी अपने शौक। तो यहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको लाइफ स्टाइल भी वैसी मेंटेन करनी है, इधर उधर जाना है, तो आप एक टुक टुक में यहाँ से अगर काठगोदाम जाएंगे तो आपका 100 रुपए का खर्चा है ही है। बिल्कुल। तो कहाँ से मेंटेन करेगा ना बच्चा। तो इस विषय पे भी बात होनी चाहिए कि कोई भी किसी को भी हायर करे। आजकल पता है जॉब करने इतने दूर दूर जा रहे हैं बच्चे, फिर वहां जाके बच्चियों के साथ क्या होता है बताइए। जॉब के नाम पे शोषण हो रहा है, सेफ नहीं है, शोषण हो रहा है। अगला उसकी घर की स्थिति पे का फायदा उठाता है। सही कह रही है। और लेडीज हो और बच्चियां बोल नहीं पाती हैं, तो मुझे इनकी आवाज बनना है सर। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं आप। बिल्कुल, किसी न किसी को तो आवाज बननी है। ये तो हिंदू समाज की है, मुस्लिम समाज में भी मेरे पास फोन आती है, महिलाएं रो रो के फोन करती है, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने देखा है बहुत दुर्दशा है वहां भी। लेडी मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज से ज्यादा लेडीजों पे दिक्कत है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है ना। मैं ये संगठन इकट्ठा करना चाहती हूँ ताकि उनकी आवाज पहुंचे आगे तक, कर सके। अगर सुनीता भट्ट जी को सपोज डीएम बना दिया जाए, पावर दे दी जाए हमारे हल्द्वानी की, तो सुनीता भट्ट जी क्या बदलेंगी? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन फ्री करूंगी, एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा करूंगी, बहुत अच्छा लेवल करूंगी। बस उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं पे जाऊंगी मैं। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत निम्न है सर, बहुत निम्न है बेचारे। अभी मैं देख रही थी एक वीडियो की, वो उठा के लेके जा रहे थे मरीज को। अब भी ये हाल है, बताइए 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं। तीसरा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट, न्यायिक व्यवस्था जो है तत्काल करना चाहूंगी। किसी ने केस किया तो फास्ट ट्रैक कोड यूज कर लो, बेचारी का किसी का रेप हुआ और किसी ने कॉल किया तो इमीडिएटली पुलिस पहुंचे ना। किसी लेडीज रो रो के आपके पास फोन कर रही है, महिला हेल्पलाइन की दशा देख लीजिए आप, क्या दुर्दशा है। सर फोन नहीं उठाते सर, नहीं उठाते वो लोग नहीं उठाते। आपके साथ घर में मार पिटाई हो रही है, आप महिला हेल्पलाइन करते रह जाओगे, वो कह रहा है कूटो तुम, आएंगे हम आराम से। ये हाल बड़े शर्म की बात है। और एक चीज बताऊं, मैं खुद एक रिपोर्ट लिखाने गया था, बड़े शर्म की बात है कि यहाँ के हल्द्वानी
थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें देखा तक नहीं। बताइए। हमने कहा सर ये रिपोर्ट लिखनी है, ये रिपोर्ट लिखनी है, ये नशे के कुछ लड़के हैं जो ये हंगामा करते हैं। उन्होंने हमें देखा तो नहीं, आप पेपर रख के चले जाइए। उन्होंने पेपर तक नहीं देखा। छापेमारी नहीं होती है सर। मैं आपको तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो यहाँ के अफसर हैं, अधिकारी हैं, देखिए नेताओं को हम दोष नहीं देंगे, नेता लोग फिर भी करते हैं काम, अगर आप बोलेंगे तो नेता लोग काम करते हैं, पब्लिक को सपोर्ट चाहिए। मैं बीजेपी नेताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कार्य कर रहे हैं, मगर जो अधिकारी जो है, मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले अधिकारी यहाँ पे, ये अधिकारी बहुत दुष्ट हैं, ये लोग काम नहीं करना चाहते। ये लोग अपना काम अगर सही से करें तो समाज में कोई ये चीज गलत हो ही ना। अगर पुलिस अपना काम करे तो कोई घर में चोरी ना हो। आज दीपक रावत क्यों है? अब उसकी फैन फॉलोइंग क्यों है? क्योंकि उसने जनता की बात सुनी और एक्शन लिया। कुछ चीजें छोड़े उनकी, अगर गलत चीजें छोड़े तो सब में होती है प्लस माइनस। दीपक रावत जी का मैं बिल्कुल कार्यशैली से बिल्कुल प्रभावित हूं, अच्छी कार्यशैली, और ये ऐसे ही ऑफिसर्स होने चाहिए। हाँ। जो तत्काल एक्शन लें, और ऐसे ही ऑफिसर्स जो है समाज को मोटिवेट भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही नेता भी होने चाहिए, ऐसे ही नेता भी होना चाहिए। अगर ऐसे ही सारे ऑफिसर हो जाएं, मैं आपको सुनीता भट्ट जी में एक बताऊं, देखिए हमारे उत्तराखंड के जो नेता है ना, अगर आप उनके पास जाएंगी भी तो मदद करने के लिए मना नहीं करते, वो मदद करते हैं। मगर ये जो अधिकारी हैं, आप अधिकारी के पास जाइए, वो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं अपनी पोजीशन का, कि फिर इंसान बात करे तो कैसे करे। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कर्मचारियों को टाइट करना बहुत जरूरी है, अगर सीएम धामी को अगर अच्छे से काम कराना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्मचारियों को टाइट, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो है, इनको टाइट करना बहुत जरूरी है, तभी विकास होगा। ग्राउंड लेवल पे तभी काम होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, अभी जैसे आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, तो और आगे क्या प्लान है कि सोशल मीडिया में भी आगे, जैसे आपने बोला कि समाज में तो मैं अपना संगठन आप खोलेंगी, हाँ। समाज के लिए करेंगी, वैसे ही सोशल मीडिया में क्या प्लान है आपका, क्या आगे और करना चाहती है? मुझे बस आगे कुछ जैसे कि शॉर्ट फिल्म और बनानी है, जैसे होता है ना कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल मीडिया में आ रहे हैं, लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ आपका कुछ लक्ष्य आपने तय किया हुआ है अपना? मैंने देखिए, मेरी प्लानिंग कभी नहीं करी लाइफ में। मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ, तो ये भी मैंने कभी प्लानिंग नहीं करी थी। मैं सच बताऊं, मैंने जब जॉब छोड़ा था तो ऐसे बैठी हुई थी। मैं सितंबर में मैंने जॉब छोड़ा, नवंबर में अब घर पे बैठ के कितना बोर हो जाओगे। मैंने तो पेंशन नहीं आती होगी? हाँ, अब नहीं आती होगी? कुछ नहीं आता। शुरू में बहुत फोन आए, उनको पता है सामने वाली सुननी है नहीं इसने, तो बैठी थी। मैंने कहा सोशल मीडिया शुरू करती हूँ। तो शुरू में मैंने कॉमेडी करी, डांस करा, करती है लेडीज जो करती है। फिर उसके बाद मुझे लगा यार मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों पे फिर बात करी मैंने। तब भगवान की कृपा से ये हुआ, तो मैं आगे भी जो होगा, भगवान जिस रास्ते पे लेके जाएगा, मैं तैयार हूँ। मैम, जैसे कि सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हैं, काफी यंग लड़कियां भी आ रही हैं सोशल मीडिया में, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, जो भी नई बच्चियां आ रही हैं सोशल मीडिया में, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी पहले आप नॉलेज बढ़ाइए। जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं उसकी नॉलेज बढ़ाइए, ज्ञान हासिल करिए, थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, और जितना आप नॉलेज गेन करेंगे ना, या आपके लिए ही उतना अच्छा होगा। अदरवाइज ऐसी कार्रवाई होंगी कि आप घर बैठ जाओगे। ये होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है नहीं होती है। मतलब सब्सक्राइबर और वो बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए गलत वो चीज ना करें। ये आपका फिर बाद में दिक्कत बहुत करेगी। और जो ये नई बच्चियां हैं अपना कर रही हैं, तो मैं उन बच्चियों से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि बच्चियों, देखिए, सबसे पहले आपको आर्थिक निर्भर होना चाहिए। आज सुनीता बेधड़क बोल पा रही है क्योंकि उसको पता है, उसने प्राइमरी जो उसका फैक्टर है वो उसने क्लियर कर लिया है। मुझे आज इस चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं आज घर पे बैठ जाऊं तो मेरा शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। आपको आर्थिक रूप से पहले अपने आप को मजबूत करना है, और चुनाव अपना व्यापार का ऐसा करिए कि आप पहले आर्थिक रूप से सक्षम हुए, कुछ पैसे कमाइए। मैंने लेडीज को ना, हम चौपाटियों में देखते हैं सर, क्या मेहनत करती है, मजा आ जाता है उनको देख के। मैं उस चौपाटी में बैठ के देखती हूँ ना कि हाँ, मतलब प्राउड होता है एज अ गर्ल, आपको प्राउड होता है कि सामने वाली लड़कियां और अनमेरिड है, बेधड़क से मेहनत कर रही है, कमा रही है, लाखों कमाती है। एक दिन में तो मैं देखती हूँ लड़कियां 50-50 हजार कमा रही है। मेहनत करती है, खड़े रहती है वहां पे। तो ये चुनना है, मेहनत को चुनो। बाकी मेहनत को जब आप चुन लोगे ना, भगवान अपने आप देता है, रास्ता खोलते जाता है। मुझे पता है कि मैंने कोविड में कितनी सेवाएं करी हैं सर। मैं यहाँ से खटीमा
सुबह जाती थी, शाम को आती थी, मतलब मैं वहाँ स्टे नहीं करती थी क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग में थी तब? मैं स्वास्थ्य विभाग, मेरी खटी में तब पोस्टिंग थी। मैं जानती हूँ सुबह अपना बच्चा छोड़ के जाती थी 7:30 बजे, और मैं ड्यूटी दिन भर वहां बजाती थी। और कोविड का टाइम आप सोचिए कितनी ड्यूटी होती होगी। शाम को मैं वापस भी आती थी। जब मैं बागेश्वर थी, बागेश्वर भी मैंने अप डाउन बहुत किया है। सोचिए मैं 4 बजे गाड़ी चला के 11 बजे मैं वहाँ ऑफिस पहुंचती थी। कभी कभी तो ये हालत होती, जब मेरा बच्चा बीमार था, मैं जानती हूँ मैंने किस तरीके से क्रैच में बच्चे को पाला है। एक मदर को आपको पता है कि 2 ड्यूटियां निभानी है, नौकरी भी करनी है, बच्चा भी पालना है। तो मेहनत का रास्ता चुना ना, क्योंकि मेहनत करी है तो आज बैठ के जो कर रहे हैं ना, फक्र है। मुझे तो अपने ऊपर ही बहुत फक्र है। आजकल जो सुनीता जी जो बच्चों के जो हमारी हैं उनके जो क्राइम हो रहे हैं उनके प्रति, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको कैसे रोका जाए? सर, इसमें सबसे बड़ी गलती, चाहे बच्चियां छोटी हों चाहे बच्चियां बड़ी हों, सीधे सीधे इसमें गलती पेरेंट्स की है। आपका बच्चा पहाड़ से, वो लड़की पहाड़ की थी, आप देख रहे हो कहाँ की थी वो, वहां से यहाँ आ रहा है, आपका फॉलोअप क्या है? आपका बच्चा आ रहा है, पहली बात तो लड़की आ रही है। मेरी बच्ची दिल्ली जाएगी ना, मैं हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं दिल्ली उसके साथ रहूंगी। दुनिया तो बैठी है बिगाड़ने के लिए, लड़के तो बैठे हैं, लड़कियां आपसी हो चुके हैं, आदमी लोग और लड़के। मैं इस खुले मंच में कह रही हूँ आपसे, तो दुनिया तो बैठी है आपके बच्चियों का शोषण करने के लिए, बिगाड़ने के लिए। आपका कर्तव्य क्या है ये बताइए। आज जो भी हो रहा है, चाहे अभी त्रिशा वाला केस ले लीजिए, उसने अपने माँ बाप से गुहार लगाई थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, है ना। आज वो जो है कार बेचारी मर गई। तो इसमें सबसे पहला कर्तव्य माँ बाप का है। आपकी बच्चियों का ध्यान आप खुद रखिए, कोई तीसरा नहीं आएगा बच्चियों का ध्यान रखने। दुनिया को गोली मारो, चाहे कोई कुछ भी बोले, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करके रखो। चाहे छोटे से है, जवानी में है, चाहे वो शादी करके जा चुकी है, अपने बच्चियों के साथ खड़े रहो और सही राह पे लेके जाओ उनको, गलत राह पे नहीं। गलत है तो तत्काल टोको, क्योंकि देखिए सर, मैं ये कहती हूँ, स्मैक करने वाला सीधा स्मैक नहीं करता। शुरुआत कहाँ से करता है? बीड़ी से, फिर सिगरेट से, फिर छोटी डोज से, फिर बड़ी डोज से, फिर बढ़ते बढ़ते फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसको रिहैब ले जाना पड़ता है। तो रिहैब तक की सिचुएशन करना क्यों है? आपने बीड़ी में ही टोको, बच्चियों से गलतियां होंगी। एज अ पेरेंट्स स्टेज पे ही रोक दिया जाए। हाँ, एज अ पेरेंट्स आपका मोटिवेशन क्या है उनके लिए? कहीं पे डंडा काम करता है तो कहीं पे बातें काम करती हैं। हर सिचुएशन में हर चीज आजमाओ, लेकिन अपने बच्चों का प्रोटेक्शन खुद करो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अभी ये जो नई पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इसलिए भी जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि ये अभी आप जुड़ना चाहती हैं? मैं जुड़ना मतलब संगठन में शामिल होना चाहती हूँ कि मेरी वॉइस पहुंचे। क्योंकि देखिए, कहीं ना बच्चे मर रहे हैं। अभी कल का ही केस आया कि 23 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली और 24 बच्चे अभी तक ऑन रिकॉर्ड मर चुके हैं। ऑफ रिकॉर्ड तो पता नहीं कितने मर गए होंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 24 बच्चे मर चुके हैं। तो बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती कर दी है ना इस गवर्नमेंट ने। 24 बच्चे मर गए हैं और आपकी तरफ से एज अ गवर्नमेंट क्या एक्शन हुआ है? एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, इस्तीफा नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए ना। 24 बच्चे, किसी के घर के 24 बच्चे चले गए हैं और आपको पद का इतना लोभ है। पहली बात तो उसको खुद शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को कि वो पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन सरकार बेशरम हो चुकी है। आप सोचिए ना, आप फादर है। इसी के प्रोटेस्ट के लिए आप दिल्ली जा रही हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मैं अंत तक इसके तक जाऊं, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। बच्चे, किसी के घर के बच्चा मरना, मतलब आप समझ रहे हो? एज अ पेरेंट्स आपका बच्चा सुसाइड कर रहा है, कितनी सेम है ये, शेम है, बहुत बड़ा शेम है ये। उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए भी शेम है। पेपर लीक होना, अच्छे से पेपर ना करना। अभी हम जब मेरी शर्ट वर्ट फटी थी, आपने याद है कि वायरल वीडियो हुई थी, तो वहां पे भी मैंने प्रोटेस्ट किया था। वहां से एक्चुअल में मेरी वीडियो अप होने लग गई थी। तो वहां पे भी जोड़ तोड़, मैंने तो खूब डंडे खाए हैं यहाँ पे एसपी सिटी से। सुनीता मैम, सोशल मीडिया में है आप, तो काफी नेगेटिव कमेंट भी लोग करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के आप क्या जवाब देना चाहती हैं? मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, बच्चों सुधर जाओ। सुनीता नहीं सुधरने वाली, लेकिन तुम लोग सुधर जाओ। और जितने नेगेटिव कमेंट करोगे ना, मुझे तो उतना ही मजा आता है सर। मैं उनको पढ़ के ना ही करके हंसती हूँ। क्योंकि उंगली भी उसी पे उठती है भैया जो
आगे बढ़ता है। बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ। और दूसरा, आप मुझे टाइम निकाल के मेरे लिए चाहे पॉजिटिव लिखो चाहे नेगेटिव लिखो, लिख रहे हो, मेरे लिए यही बहुत संतुष्टि वाली बात है। और लिखते रहो, क्या है, आपके पास अधिकार है तो हमारे पास भी अधिकार है। लेकिन मैं सुधरने वालों में से नहीं हूँ। मैं बेधड़क होकर अपनी बात रखूंगी, चाहे आप अच्छा बोलो बुरा बोलो। सुनीता मैम, अभी तो जैसे हमने नेगेटिव कमेंट की बात करी, तो आपके कुछ ऐसे भी होंगे जो रोस्ट करते होंगे आपको, ठीक है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनको ना रोस्ट नहीं आ रहा है। अच्छे से रोस्ट करो, अच्छे से रोस्ट करो। रोस्टिंग में मजा नहीं आता, मैं देखती हूँ, मेरे पे बहुत लोग रोस्ट करते हैं मुझे। थोड़ा लाओ यार, इंटरेस्टिंग लाओ, कुछ क्रिएटिविटी करो। ये क्या मतलब उठा के मेरे ही शब्द मुझे ही चिपका रहे हो। अच्छा नया करो। तो रोस्टर्स को यही है कि भैया आप कुछ क्रिएटिव करिए मैम के लिए, ठीक है, रोस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना अधिकार है बोलने का, ठीक है मैम। फिर अब हम कुछ रैपिड फायर, हमारा लास्ट सेशन है, तो रैपिड फायर कुछ पूछते हैं हम आपसे, ठीक है। आपका फेमस पहाड़ी डिश कौन सा है? भटकी चुटकानी। भटकी चुटकानी। और तो ये आप रेगुलर खाना पसंद करेंगे? हाँ, रोज दे दो। हमारे उत्तराखंड में आपका फेमस टेम्पल कौन सा है? देखिए, मैं गोलू जी को बहुत मानती हूँ, गोलू देवता है। तो गोलू देवता जी। आपको हमारे उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जगह जो है लगती है जो बहुत आपके लिए प्रिय हो, आपको बड़ा सुकून मिलता है वहां जाके? मेरा पिथौरागढ़। अच्छा, पिथौरागढ़ आपका नेटिव प्लेस। वहां ना जाके अलग ही सुकून है। आप गए पिथौरागढ़? मैं सुना है, मैं काफी उसके बारे में। जाइए आप। कश्मीर जो बोला गया ना, मैं कश्मीर भी गई हूँ, खैर घूमा है मैंने कश्मीर, बट वो है कश्मीर। अच्छा, वहाँ का अलग ही वाइब है। ओके। तो मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, तो आप बताइएगा कि आपकी कौन सी जगह आपको ज्यादा पसंद है, हल्द्वानी या दिल्ली? दिल्ली। हल्द्वानी या पिथौरागढ़? पिथौरागढ़। और आपको जैसे फ्यूचर में कभी बसना हुआ, कभी ट्रांसफर हुआ हस्बैंड का, तो आप कहाँ बसना चाहेंगे? मैं बसना चाहूंगी अल्मोड़ा। बहुत अच्छा लगता है अल्मोड़ा। तो काफी पैक हो गया, बट आपने ड्रीम प्लेस पूछा तो मैं वहां बसना चाहूंगी। अच्छा। और आपकी फेमस मिठाई कौन सी है? हमारे उत्तराखंड की तो बाल मिठाई है, तो आपकी? मेरे को रसमलाई अच्छी लगती है। मैं मीठा नहीं खाती हूँ, मेरे को मीठे से थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट मैं रसमलाई बहुत अच्छे से खाती हूँ। आपके हमारे उत्तराखंड के फेमस पॉलिटिशियंस जो आपको लगते हो कि जो कार्य कर रहे हैं आपके, वो हो जिसको आप एडमायर करती हैं? देखिए, मैं ना सच बताऊं, मैं विचारों पे ज्यादा महत्व देती हूँ, लेकिन मैं जितने भी नेताओं को सुना, मुझे सुमित हृदय ठीक लगता है। उनके विचार अच्छे लगते हैं, वो जो बोलते हैं ना, वो चीज दिल को, हाँ ये बंदा जेन्युइन बोल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे और बढ़े। खैर अभी तो विधायक हैं, आगे और जाएं आगे, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है। वो तो कटाक्ष भी बहुत अच्छा करता है, और बातों, जो मुद्दे पे बात भी अपनी बहुत अच्छे रखता है। अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या कांग्रेसी सपोर्टर हूँ। आपने पूछा कि बेधड़क आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है, तो मुझे सुमित हृदय बहुत अच्छे लगते हैं। उनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं, और उनकी बात रखने की जो शैली है वो किसी के पास नहीं है। दमदार शैली है, बहुत आगे जा सकते हैं अगर वो अपने पे काम करें तो। आपकी अब हम थोड़ा उत्तराखंड से बाहर आते हैं। आपकी बचपन में कौन सी ऐसी कोई मेमोरी हो, कोई फिल्म हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? मेरे पापा ने पहली बार मेरे को मूवी दिखाने लेके गए थे, मम्मी की जिद पे लेके गए थे, जुदाई। अनिल कपूर की? हाँ, अनिल कपूर और तो मेरे को याद है कि हम लोग जुदाई देखने सबसे पहले गए थे सिनेमा हॉल। प्यार करते करते, वो जो इसमें गाना है। हाँ, और एक मिस्टर इंडिया भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो अच्छा। और फेमस एक्टर भी मुझे लगता है आपके अनिल कपूर ही होंगे। हाँ, नहीं, फेमस एक्टर तो खैर मैं उनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी फेवरेट एक्टर आपके वो उनको मानती हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे। बट हीरो सारे पसंद है, ये थिएटर एक्टर है, ये तो आपके थिएटर एक्टर है। ओके। तो और कोई सिंगिंग का कोई पैशन हो? आपका पैशन क्या है? जैसे किसी का गार्डनिंग होता है, आपका क्या पैशन क्या है? मेरे को ना घूमना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहो ना सुनीता भट्ट, अगर सुनीता ये सोशल मीडिया में नहीं आती, अब मैं अभी भी बहुत ज्यादा घूमने को वैल्यू देती हूँ। मैं सोलो ट्रिप करना अच्छा लगता है मुझे, परिवार बोझ लेके जाना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मेरा बैग पैक हो। अब तो खैर पॉसिबल नहीं है, बच्चा आपके साथ है, बट मैं चाहूंगी कि अगर मैं कल के दिन जिम्मेदारियों से थोड़ा सा मुक्त हो गई और बच्चा मेरा सेट हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करूंगी।
आई लव, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं पूरी इंडिया, दुनिया देख। पूरा इंडिया। इंडिया तो मैंने लगभग सारा घूम ही लिया है, नॉर्थ ईस्ट छूटा है, बाकी मेरा सब हो नॉर्थ गया ईस्ट, साउथ भी घूम लिया पूरा? सब सब सब। Okay. मैं बहुत घूमने में तो नीचे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घुमाई हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 2-3 स्टेट बचे हुए हैं। साउथ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? केरला। केरला अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी। गोवा भी अच्छा है, अच्छा, बट अच्छा। केरला अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी गई थी मैं, पिछली बार गई थी। ओके। और कोई अच्छा, कोई फेवरेट कोई सॉन्ग अगर आपको पता हो तो हमें बताइएगा। जी, मुझे हाँ। तुमसे प्यार कितना, वो गाना है तो आप अगर गा सकती हैं 2 लाइनें गा दीजिए प्लीज। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हाँ। ये मैं अपने पतिदेव के लिए गा रही हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनीता जी आप हमारे स्टूडियो आई, आपने इतनी बातें अपनी रखी और हमारी उत्तराखंड की महिलाओं को डेफिनेटली आपका इंटरव्यू देखेंगी तो प्रेरित होंगी, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी शख्सियत हमारी सुनीता भट्ट जी, जो सोशल इन्फ्लुएंसर भी हैं, समाज सेविका भी हैं और हमारे उत्तराखंड के लिए काफ़ी कार्य कर रही हैं, सामाजिक कार्य कर रही हैं। दोस्तों अगले हफ्ते हम मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की। धन्यवाद।